हर तरफ टेंशन का माहौल है, दुनिया हाई अलर्ट पर है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस एक बयान ने कैसे पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल सा ला दिया है। चलिए शुरुआत सीधे उन्हीं शब्दों से करते हैं जिन्होंने इस वैश्विक उथल-पुथल की आग को भड़काया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन का वो हिस्सा है जिसने दुनिया भर के लीडर्स की, आप कह सकते हैं, नींद उड़ा दी है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अब इस धमकी की गंभीरता को समझने के लिए जरा सोचिए, पाषाण युग या स्टोन एज का असल में मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का खत्म होना नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा समाज और विकास के हर निशान को मिटा देने जैसा है। अमेरिका का दावा यह है कि उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक बहुत बड़ी सफलता रहा है। उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की मिलिट्री पावर को लगभग खत्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि नेवी तो गॉन है, मतलब खत्म, और एयरफोर्स पूरी तरह रुइंस में, यानी बर्बाद हो चुकी है। और देखिए, ये जो 33 दिनों से जंग चल रही है, उसे सही ठहराने के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जिक्र किया। एक तरह से यह संदेश दिया गया कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस पर ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। तेहरान की तरफ से भी उतनी ही तेजी से और उतनी ही मजबूती से जवाब आया। यहां पर ना हमें एक ही सिचुएशन की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैनिक कामयाबी का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान साफ साफ कह रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे और हर हमले का जवाब देंगे। ईरान ने एक कदम और आगे बढ़कर सीधे अमेरिकी लोगों से बात की, ये कहते हुए कि ये लड़ाई उनकी है ही नहीं, बल्कि बाहरी ताकतों के असर का नतीजा है। ये एक डिफेंसिव कदम है, आक्रामक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बयानों पर दुनिया भर में किस तरह का हंगामा हुआ, किस तरह के रिएक्शंस आए। दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से बटी हुई दिख रही है। एक तरफ यूरोप और यूएन शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के कुछ सहयोगी उसके साथ खड़े हैं। और इस बीच चीन की जो चुप्पी है ना, उसे कई लोग एक सोची समझी स्ट्रैटेजी मान रहे हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का लेवल क्या है। द इकोनॉमिस्ट जैसी बड़ी मैगजीन ने इस ऑपरेशन का मजाक उड़ाते हुए इसका नाम एपिक फ्यूरी यानी महाकाव्य रोष से बदलकर ब्लाइंड फ्यूरी यानी अंधा रोष रख दिया। ये इसकी स्ट्रैटेजी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका का एक इतना एडवांस्ड, एक अत्याधुनिक फाइटर जेट ईरान के अंदर मार गिराया गया। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? उस एक घटना में जिसने इस पूरे संकट की आग में घी डालने का काम किया। तो हुआ ये कि सारी कहानी तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, और बस यहीं से टेंशन एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान का एक बहुत बड़ा पुल तबाह कर दिया। अब देखिए अमेरिका का क्या कहना है। वो कहते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज था, मतलब ईरान इसका इस्तेमाल अपनी सेना और हथियार इधर से उधर ले जाने के लिए कर रहा था। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, ये सिर्फ एक मिलिट्री टारगेट नहीं था, बल्कि ये एक सिविलियन प्रोजेक्ट भी था जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था और तेहरान को एक पश्चिमी शहर से जोड़ने वाला था। और बस यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। अमेरिका का मकसद साफ था, उनका कहना था कि वो ईरान को पाषाण युग में भेजना चाहते हैं, उसकी मिलिट्री ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने क्या कहा? उन्होंने इसे सीधे सीधे आतंकवाद करार दिया। क्यों? क्योंकि इससे आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा था। अब देखिए, इस हमले की आलोचना सिर्फ ईरान ने नहीं की, नहीं, पूरी दुनिया से आवाजें उठी। यहां तक कि अमेरिका के जो करीबी सहयोगी देश हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मेडिकल फैसिलिटी पर हुए हमले की निंदा की, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो इसे बिल्कुल अस्वीकार्य बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जंग के भी कुछ नियम होते हैं। तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। उनका जवाब आया और बहुत जल्दी आया, और उनका ये हमला ये सीधा अमेरिकी मिलिट्री की शान पर था। ईरान के एयर डिफेंस ने अपने एयर स्पेस के अंदर एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया। अब ये जेट F-15 था या उससे भी ज्यादा एडवांस्ड F-35, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका ने ये मान लिया है कि उनका एक विमान गिरा है और पायलटों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोचिए ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल झटका है। वो देश जो मानता है कि उसके फाइटर जेट्स को कोई हरा ही नहीं सकता। ये घटना सीधे सीधे अमेरिकी एयर पावर की इमेज पर एक सवालिया निशान लगाती है, और इसका असर इन विमानों की फ्यूचर सेल्स और तैनाती पर भी पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही जेट गिरा, सारा फोकस तुरंत उन 2 क्रू मेंबर्स पर शिफ्ट हो गया जिन्होंने ईरान के एक दूर दराज, एक ट्राइबल इलाके में खुद को इजेक्ट कर लिया था। और बस इसके साथ ही जमीन पर एक बहुत ही खतरनाक रेस शुरू हो गई, वक्त के खिलाफ। दोनों साइड्स, अमेरिका और ईरान, पायलटों को पहले ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका ने तो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उधर ईरान कह तो रहा है कि पायलट उसके पास नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ने की वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। और इस खोज को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए ईरान के सरकारी टीवी ने एक इनाम का ऐलान कर दिया है। कितना? 10 अरब तुमान। ये इनाम किसी भी उस शख्स को मिलेगा जो एक अमेरिकी पायलट को पकड़ेगा। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि वहां की जो लोकल ट्राइबल आबादी है, वो भी इस खोज में शामिल हो गई है। इस पूरे टेंशन का एक और बड़ा असर हुआ है। इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खासकर अमेरिका और उसके जो यूरोपियन सहयोगी हैं, उनके बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान ये यूरोप की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो टेंशन कम करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे ईरान का शासन पसंद नहीं है, लेकिन बमबारी करके उसे हटाया नहीं जा सकता। ये उस देश के लोगों का काम है कि वो अपनी सरकार बदलें। ये एक तरह से अमेरिका के मिलिट्री एक्शन से खुद को अलग करने का एक सीधा सीधा सिग्नल था। तो कुल मिलाकर देखें तो इस मुद्दे पर दुनिया बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका है जो सीधे हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो मिलिट्री से जवाब दे रहा है, और फिर है यूरोप, जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे देश जो कह रहे हैं कि रुको, बात करो, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाओ।
लेकिन इन बयानों का असर सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि हमारी आपकी जेब पर भी सीधे सीधे पड़ा है। चलिए देखते हैं कि इसके आर्थिक नतीजे क्या हुए। दुनिया का लगभग 20% तेल, आप सोचिए, सिर्फ इसी एक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक चोक पॉइंट है और यह संघर्ष सीधा इसी की गर्दन पर है। और नतीजा क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गईं। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक लंबी जंग की अनिश्चितता, इसने तुरंत ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में एक सुनामी सिला दी। चाहे वो अमेरिकी बाजार हो, यूरोप के या फिर एशिया के, हर जगह भारी गिरावट दिखी गई। अब इस मामले को अपने देश के नजरिए से देखते हैं, समझते हैं कि भारत के लिए इसके सीधे सीधे मायने क्या हैं और क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत सरकार ने फॉरेन एक्शन लिया, हाई लेवल मीटिंग्स हुई और दो मेन बातों पर फोकस किया गया। पहला, मिडिल ईस्ट में रह रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। इस ग्लोबल टेंशन का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स में लगभग 1500 पॉइंट्स की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स के 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दौलत कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गई। और आखिर में इस पूरी जियोपॉलिटिकल उठापटक का सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे और महंगाई की एक नई लहर आने का खतरा है। सिचुएशन इतनी नाजुक है कि अब यह जानना जरूरी है कि आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए भविष्य के कुछ संभावित सिनेरियोस पर नजर डालते हैं। अब ध्यान से समझिए, आगे 3 रास्ते हो सकते हैं। सबसे अच्छा सिनेरियो, ये संघर्ष जल्द खत्म हो जाए। एक रियलिस्टिक सिनेरियो कि तनाव कुछ और हफ्तों तक चले लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो जाए। और सबसे बुरा सिनेरियो, एक लंबी जंग जो दुनिया को एक बड़ी मंदी में धकेल दे। ये तेजी से बदलती स्थिति एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आखिर यह संघर्ष कब तक चलेगा और दुनिया को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? फिलहाल लेकिन कहानी सिर्फ बाहर की नहीं है। एक तरफ ये लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर उसकी अपनी सेना और सरकार के टॉप लेवल पर भी जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। हुआ यह है कि अमेरिकी सेना के जो प्रमुख थे जनरल रैंडी जॉर्ज, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ईरान में जमीनी सेना भेजने को लेकर उनकी सरकार से सहमति नहीं बन पा रही थी। और ये कोई एक घटना नहीं है, ये तो एक पैटर्न सा बन गया है। अटॉर्नी जनरल गई, आर्मी चीफ को हटा दिया गया। टॉप लेवल पर जो ये बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि इस युद्ध की स्ट्रैटेजी को लेकर अमेरिका के अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। और खबरें तो ये भी हैं कि ये लिस्ट अभी और लंबी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, एक तरफ डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री लीडरशिप में इतनी उथल-पुथल है। तो क्या ये पूरा संघर्ष अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है? ये हमले और जवाबी हमले का जो सिलसिला चल पड़ा है, ये दुनिया को आखिर किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेगा?